हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी डिमांड कर रहे थे कि मैं एमपीएससी के हिंदी में भी वीडियोस लेके आऊँ, तो आज मैं आपके सामने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके एमपीएससी जून एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़, आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लेना है ताकि आप एक अच्छा और बेटर आंसर लिख सको। यहाँ पे मैंने आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड किया है। आप अपना पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए, आंसर्स को नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ में, ताकि आप एग्जाम की तैयारी और बेटर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछता है, लुक ईस्ट की नीति क्या है। तो पहले तो हम यही बताएंगे कि लुक ईस्ट की नीति क्या है, देन फिर हम बताएंगे कि भारत पूर्व एशियाई संबंध, यानी कि जो पूर्व एशिया के हमारे देश हैं जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ पे इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हम अपना उत्तर कैसे शुरू करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति की घोषणा 1992 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने की थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने की थी, नरसिंह राव। हालांकि एशिया का एक बड़ा हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप समूह पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है आपको, जब मैंने पूर्व की बात की तो हमारे पूर्व में कौन से देश आते हैं? हमारे पूर्व में तो ऑस्ट्रेलिया आता है, प्रशांत द्वीप समूह आते हैं, लेकिन पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में की गई थी। ठीक है, किसके संदर्भ में की गई थी? दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में। तो सबसे पहले आपको इतना याद कर लेना है कि ये जो नीति है ये 1992 में नरसिंह राव ने शुरू की थी, और पूर्व का मतलब था यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया के देश। ठीक है, बाद में इस नीति का नाम क्या पड़ गया था, बाद में इस नीति का विस्तार करके इसमें पूर्व एशिया और ओशनिया को भी शामिल किया गया था। ओशनिया में आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, तो वो सारे इनको शामिल कर लिया गया था। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कि अब हम यहाँ पे अपने संबंध बताएंगे। लुक ईस्ट की नीति तो हमने बता दी, अब क्या बताएंगे हम? संबंध, ऐतिहासिक संबंध बताते हैं। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं? ऐतिहासिक संबंध। भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बहुत मजबूत सांस्कृतिक संबंध है जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। एकदम इजी लाइन है, इजीली लर्न हो जाएगी कि पुराने संबंध है हमारे। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सदियों से भूमि और समुद्र दोनों ही मार्गों से क्या करते हैं? माल की आवाजाही होती आई है। भारत की स्वतंत्रता से भी पहले 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन और 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडोनेशिया का बांडुंग सम्मेलन ने एशियाई एकजुटता और पुनर्द्वार की उम्मीदों को जन्म दिया। ये 3 चीज़ें, ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगला जो टॉपिक है वो है, यहाँ पे हम बताएंगे आसियान के बारे में कि आसियान क्या है। स्टूडेंट्स, जब भी आप इंडिया की बात करोगे, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करोगे, तो आपको आसियान के बारे में लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो आसियान क्या है? आसियान का गठन 1967 में 5 देशों, कौन कौन से 5 देश? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। देन 1984 में स्वतंत्र होने पर इसमें ब्रुनई शामिल हो गया। 1997 में कौन शामिल हो गया इसमें? लाओस, म्यांमार, वियतनाम। ठीक है, तो टोटल बिल्कुल मिला के 1990 तो कंबोडिया भी शामिल हो गया इसके अंदर, तो टोटल इसमें हो गई आपकी 10 कंट्रीज, 10 देश मिल गए। फिर भारत मिल गया इसमें 1992 में, भारत को मिला के 10 देश हुए। ओके, भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बन गया। आसियान के साथ इसके संबंध 2002 में शिखर सम्मेलन साझेदारी के स्तर पर पहुंच गए। तो ये तो अब हमने क्या बताया, पहले हमने क्या बताया, देखो सबसे पहले हमने क्या बताया है क्वेश्चन में, हमने बताई अपनी लुक ईस्ट की नीति के बारे में। देन हमने ऐतिहासिक संबंध बता दिए, अब हमने आसियान भी बता दिया। अब हम क्या बताएंगे कि लुक ईस्ट की नीति का भारत और एशियाई संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्यापार और निवेश पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इस नीति के कारण भारत और आसियान दोनों देशों के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगणता आई, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्लोज टाइज हो गए उनके। 1992 में भारत आसियान व्यापार मात्र 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि अब 75 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ गई। भारत ने गुवाहाटी से बैंकॉक तक 3200 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार थाईलैंड मैत्री राजमार्ग का प्रस्ताव दिया है। भारत और आसियान के बीच भौतिक और डिजिटल संपर्क का समर्थन करने वाली परियोजनाएं, ठीक है,
क्या हो, भारत और आसियान का मतलब क्या है, जितने भी आसियान के देश हैं उनके बीच भौतिक और डिजिटल संपर्क का समर्थन करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सहायता, ठीक है, और विनिर्माण करने के लिए केंद्र विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए कोष के साथ एक परियोजना विकास निधि की भी घोषणा की है। क्या क्या किया है भारत ने, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि भारत ने कई सारी चीज़ें की हैं, मतलब कि ऋण भी दिया है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और हमारे आसियान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एज यू ऑल नो कि भारत और चाइना के जो संबंध है वो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत चीन सीमा विवाद की चर्चा कीजिए। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसमें एक सीमा शामिल है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के साथ चलती है। जो हमारे ऊपर वो सारे राज्य हैं वहाँ पे सीमा की पूरी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है। क्या कारण है कि हमारा उनका सीमा विवाद होता है? क्योंकि सीमा का पूरी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है, ठीक है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा की पुष्टि और स्पष्ट करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इन दोनों पक्षों के बीच कई झड़पों को जन्म यही देती है। तो क्यों झड़प होती है समझ गए आप? क्योंकि सीमांकन अभी अच्छे से नहीं हुआ है और वास्तविक नियंत्रण रेखा की पुष्टि और स्पष्ट करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि किस किस हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम चलते हैं, भारत चीन संबंध 2500 वर्ष से भी पुराने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ थोड़ा ब्लर्ड दिख रहा है, 2500 वर्ष यहाँ लिखा हुआ है, 2500 वर्ष से भी पुराने हैं और प्राचीन काल से ही मजबूत हैं। भारत चीन सीमा को आमतौर पर स्थान के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 3 क्षेत्रों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ऐसे डिवाइड करके अपना आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आपका पूर्वी क्षेत्र। यानी कि जो आपकी मान लो ये लाइन है ना पूरी की पूरी ऐसे करके, इसको आप 3 में बांट दो। ये हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र हो गया आपका और ये हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र। 3 हिस्सों में बट गई है, ठीक है। अब हम इसके तीनों हिस्सों को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी क्षेत्र के बारे में, यानी कि आपका वेस्टर्न सेक्टर। भारत इस क्षेत्र के साथ लगभग 2152 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब देखो यहाँ पे विवाद का क्या कारण है। पश्चिमी क्षेत्र में जो विवाद का कारण है वो है अक्साई चीन वाला जो आपका एरिया है, क्योंकि इससे लद्दाख, भारत जो है कहता है ये लद्दाख का हिस्सा है और चीन कहता है ये उसके शिनजियांग क्षेत्र का हिस्सा है। और यही कारण है कि पश्चिमी क्षेत्र में झगड़ा होता है भारत और चीन के बीच। एकदम ईजी हो गया ना। पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? अक्साई चीन भारत मानता है लद्दाख का हिस्सा, चीन मानता है शिनजियांग का हिस्सा, इसलिए इनकी लड़ाई होती है। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी क्षेत्र का। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हमसे पूछा गया है मध्य क्षेत्र के बारे में। अब जो मध्य क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत सबसे शांत एरिया माना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत चीन के बीच मानचित्रों का आदान प्रदान किया गया है और वे मोटे तौर पर सहमत हैं। यानी कि जो मिडल में जो हमारी लाइन है ना डिवाइड वाली, उनसे जो भी हमारा बॉर्डर है, वो मिडल वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे भारत जो है चीन से काफ़ी ज़्यादा सहमत है। फिर चलते हैं पूर्वी क्षेत्र की ओर। पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में 1962 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जहां चीन द्वारा मैकमोहन रेखा, अब इंपॉर्टेंट है आपका पूर्वी क्षेत्र जहां पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। 1962 में यहीं पे हुआ था आपका युद्ध, जहां चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को अधिलेखित करने का प्रयास किया गया था। चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा करता है। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, चीन कहता है उनका है, ठीक है, वो हमसे मतलब मांगता है अरुणाचल प्रदेश को। अब हम देखेंगे बॉर्डर क्लैशेस कि कब कब हमारे उनसे झगड़े हुए। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? चीन के और भारत के थोड़े से संबंध डिस्क्राइब किए। फिर हमने बताया कि जो रेखा है उसको 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग तरह से हमने पढ़ लिया कि जो आपका पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे लद्दाख का है, देन मिडल वाला काफ़ी शांत है, और आपका जो इधर पश्चिमी वाले में लद्दाख है और पूर्वी वाले में अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख में भी वो भी अक्साई चीन वाला जो आपका एरिया है। अब हम पढ़ेंगे सीमा संघर्षों के बारे में, यानी कि बॉर्डर क्लैशेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 1962 का युद्ध। यहाँ पे जब 1962 में अरुणाचल प्रदेश में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ, मैकमोहन रेखा वाला जो अभी हमने पढ़ा था, तो 1962 के युद्ध में क्या हुआ कि भारत हार गया था, क्योंकि भारत कमज़ोर था भौतिक रूप से और हमने नुकसान भी उठाया। फिर 2017 में डोकलाम गतिरोध, चीन डोकला से भूटान सेना के शिविर की ओर एक मोटर सड़क का निर्माण कर रहा था, तो हमने उसमें रोक लगाई। तो 2017 की बात है ये, ठीक है।
अब 2020 में क्या हुआ? 2020 में हुआ गलवान संघर्ष। देखो स्टूडेंट्स, ये जो गलवान और तवांग वाला संघर्ष है ना, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लिख के आओगे ना एग्जाम में, तो मान लो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि आप अपडेटेड हो। ठीक है, तो 2020 में जब गलवान संघर्ष यानी कि 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच ये सबसे घातक संघर्ष था। 15 जून 2020 को दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए, जिसके कारण 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। ठीक है, तो ये है आपका गलवान संघर्ष। अब मैं बताऊंगी आपको तवांग 2022 के बारे में। यह अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है जिसे भारत पहले चीन से हार गया था, लेकिन बाद में स्वेच्छा से उसने वापस कर दिया। तो यहाँ पर भी सीमा विवाद थोड़े बहुत आगे पीछे चलते रहते हैं। अब सीमा विवाद को सुलझाने की पहल कैसे चीन जो है सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है या हम सुलझाना चाहते हैं, तो देखो सबसे पहले हमने किए उनके साथ सीमा समझौते। 1993 में, 6 में, 2005 में, 12 में और 13 में हमने साइन करे कि भाई समझौता कर लो भाई, ताकि हमारा झगड़ा ना हो उनके साथ। फिर भारत की, अभी आपको रिसेंट में पता होगा कि जो भारत है वो कह रहा था चाइना के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करो, बैन लगा दो, उनकी मोबाइल ऐप वगैरह ये सब भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप सुलझा रहे हो उनके साथ अपने रिश्तों को। अगर आपको कुछ और भी लगता है ना जो आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, तो वो आप ऐड कर लेना अपने आप ही। ठीक है, बाकी मेरी साइड से बस ये एक मॉडल आंसर है, आपको समझाना चाहती हूँ मैं, ताकि आप एग्जाम में थोड़ा तो एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आ सको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। स्टूडेंट्स, जितना भारत और चीन संबंध इंपॉर्टेंट है, उतना ही भारत और पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे, फिर हमारी उनसे लड़ाई हुई है, वो हमसे अलग हो गया। और पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, बांग्लादेश जो पहले था पाकिस्तान का हिस्सा, और फिर बांग्लादेश में झगड़ा हुआ, हमने बांग्लादेश की हेल्प की तो पाकिस्तान हमसे और ज़्यादा चिढ़ने लग गया। तो अब हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अब कैसे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध मुख्य रूप से कैसे हैं? शत्रुतापूर्ण है। कैसे हैं? शत्रुतापूर्ण है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रों ने कई युद्ध लड़े हैं, जिनमें ज़्यादातर कश्मीर क्षेत्र को लेकर हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जब भी पाकिस्तान की बात होगी एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है आपका कश्मीर। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कश्मीर मुद्दा कि क्या है आपका कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा मैंने आपको एकदम इजी वे में बताना है। कश्मीर मुद्दे में आपसे पूछा गया है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है और यह दोनों देशों के बीच टकराव का प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करके कश्मीर, ठीक है, उसने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो तो भारत सरकार ने हटा ही दिया, और ये क्या है, अब क्या कर दिया, जो भी भारत सरकार चाहती थी वो अपना कर रही है। देन हम आपका है जूनागढ़ का मुद्दा। जूनागढ़ देखो, जैसे कश्मीर एक रियासत थी, लाइकवाइज जूनागढ़ भी एक रियासत थी, जैसे हैदराबाद रियासत थी। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो था मुस्लिम। अब उसने क्या करा कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो तो हिंदू ही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो किस में शामिल हो गया, पाकिस्तान में शामिल हो गया। उसने जनमत संग्रह नहीं करवाया, जैसे कि और कई सारी रियासतों में जनमत संग्रह करवाया गया था, जूनागढ़ में नहीं करवाया। भारत ने इस विलय को स्वीकार नहीं किया। आज यह मुद्दा लेकिन प्रमुखता में है नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में लिख सकते हो आप। ओके, अब चलते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ, और वो है आपकी सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि यह भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित जल वितरण समझौता है, जिसे विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित और बातचीत करके सिंधु नदी और इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों में उपलब्ध जल का उपयोग करने के लिए किया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सिंधु नदी की कौन सी 5 सहायक नदियाँ हैं, ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दोगे। ठीक है, और उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा, ठीक है, कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। यह भारत और, अब हम पढ़ते सिंधु जल संधि, यह भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित जल वितरण समझौता है। ठीक है, जिसे अब ये जब विश्व बैंक था ना, इसने इंटरफेयर वगैरह किया था और हमारा समझौता करवा दिया था उनके साथ। ठीक है, भारत पाकिस्तान व्यापार संबंध, अब हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान और हमारे व्यापार संबंध कैसे हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पॉइंट्स में दिया है ताकि थोड़ा सा ईजी लगेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार उनकी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत छोटा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान भी थोड़ी हमसे छोटी है, वो तो हमसे छोटा रहेगा ही वैसे भी, पर जितना हमारा उनके बीच में व्यापार है ना, वो बहुत ही कम है। भारत से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, सूती धागा,
कपड़े, रंग, रसायन, ये सब हम उनको देते हैं और उनसे हम क्या लेते हैं, उनसे हम लेते हैं फल, सीमेंट, चमड़े के उत्पाद वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उनसे लेते हैं। 2019 में पुलवामा, अब यहाँ पे पुलवामा अगर आप लिख दोगे तो भी अच्छा रहेगा क्योंकि रिसेंट का टॉपिक है, थोड़ा सा ऐड ऑन करा है मैंने ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा बन सके। इग्नू की बुक से अगर मैं लिखती तो शायद इतना बेटर आंसर नहीं बन पाता, पर मैंने खुद भी अपनी थोड़ी सी नॉलेज लगा के अच्छा लिखा है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया था। क्या करा था, जब भी पुलवामा अटैक हुआ तो हमने बढ़ा दिया सीमा शुल्क, ले ले भाई अब तू कर ले हमारे पास निर्यात। अब हम पढ़ेंगे सीमा पार आतंकवाद के बारे में। अब भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है और सीमा पर आतंकवादी ना पड़े तो फिर तो बात ही कहाँ से रह गई। तो यह मुद्दा सदा से दोनों देशों के बीच टकराव का मुद्दा रहा है। सीमा पार आतंकवाद एक प्रकार का आतंकवाद है जिसमें एक देश की भूमि पर शोषण पड़ोसी देश से भय पैदा करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर आप आतंकवाद का मेंशन थोड़ा सा ही करना, बाकी आप बता देना कि हमारे संबंध कैसे हैं, कब कब हमारे इनके साथ झगड़े हुए। तो ये सारे के सारी चीज़ें। अब ये हो गया आपका आंसर। मेरे पास अभी फिलहाल 3 आंसर्स है, बाकी के आंसर्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक करें। ओके, कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर करना ना भूलें।